नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक बार पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। इकोनॉमिक्स के इस प्लेलिस्ट में आज हम समझेंगे एक समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, जिसे इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, और इसके मीनिंग्स यानी अभिप्राय को हम आज देखने वाले हैं। समष्टि की अगर बात की जाए तो समष्टि का मतलब ही होता है समस्त। समस्त का मतलब ये हुआ कि जब हम नेशनल लेवल का मतलब क्या, जब हम व्यष्टि की बात करते हैं तो एक व्यक्तिगत की बात करते हैं। इनकम देखना हो तो इंडिविजुअल की बात यानी व्यक्तिगत की बात करेंगे। प्राइस लेवल अगर हमको जस्टिफाई करना हो तो हम उस समय भी व्यक्तिगत की बात करते हैं। प्रोडक्शन अगर देखना होता है तो भी हम व्यक्तिगत की ही बात करते हैं। लेकिन समष्टि समस्त को दिखाता है, यानी ये टोटलिटी को शो करेगा। और प्रोफेसर बोल्डिंग की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो इसमें भी इन्होंने कहा है कि व्यापक अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि इन मात्राओं के समूह का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत आय का नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय का करेगा, व्यक्तिगत कीमत का नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर का, और व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन का। इंग्लिश में इसकी परिभाषा ली जाए, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी एट सच बट with the aggregate of these quantities, not with individual income but with national income, not with individual prices but with price levels, and not with individual output but with national output। तो जैसा मैंने कहा कि ये व्यक्तिगत की बात नहीं करता, ये राष्ट्रीय की बात करता है। एक और परिभाषा हम लेंगे एमएच स्पेंसर का। इनका ये कहना है कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो समस्त अर्थव्यवस्था या फिर उसके बड़े हिस्सों का अध्ययन कराता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बेरोजगारी, तो इंडिविजुअल पर्सन के बेरोजगारी की ये बात नहीं कराएगा, ये उसके स्तर की बात कराएगा। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की ये बात इसमें होती है। जो मुद्रास्फीति है, जिसे महंगाई भी कहते हैं, इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन के रेट की इसमें स्टडी हम करते हैं। राष्ट्र का कुल उत्पादन, उसकी बात हम करते हैं। जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व होता है, हम उनकी बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। इंग्लिश में देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमी एज अ होल और लार्ज सेगमेंट ऑफ इट। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स attention is focused on such problems as the level of unemployment, the rate of inflation, the nation's total output, and other matters of economy wide significance। मतलब जहां तक इन दो परिभाषाओं से समझ में आता है कि समष्टि अर्थशास्त्र ये व्यापक को लेता है, ये एक बड़े हिस्से की बात करता है। बेरोजगारी को इंडिविजुअल लेवल पे हमें चेक नहीं करना होता है, इंडिविजुअल में कि मेरी बेरोजगारी, आप जो इसको स्टडी कर रहे हैं उनकी बेरोजगारी, इसकी बात सिर्फ नहीं करते हैं। हम टोटलिटी नेशनल की बात करते हैं, पूरे नेशन के साइज को देखते हुए, पूरे नेशंस को देखते हुए हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का साइज क्या है, हम इसकी बात करते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक को हम देखें तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मैक्रो यूनिट का स्टडी करता है, यानी कि समष्टि इकाइयों का स्टडी करता है। समष्टि इकाइयों को समझने के लिए हम पहले ये समझेंगे कि व्यष्टि क्या था। व्यष्टि यानी माइक्रो जो होता है वो सूक्ष्म की बात करेगा, छोटे स्तर की बात करता है। जैसे व्यक्तिगत, मैं हूं, आप हो गए। अगर किसी फर्म की बात करते हैं तो कोई एक स्कूल नाम ले लिया, जैसे डीएवी है, केवी है, सरस्वती विद्या मंदिर है। तो ऐसे करते कई सारे गवर्नमेंट्स के स्कूल होते हैं। तो ये इंडिविजुअल लेवल की बात करें, लेकिन टोटलिटी में जब हम आएंगे तो ये फिर एजुकेशन इंडस्ट्री हम इसे दे सकते हैं नाम। बेसिकली ये इंडस्ट्री तो नहीं होगा, लेकिन हम एक नाम हम उन्हें दे सकते हैं। मतलब मैक्रो को दिखाने के लिए, इंडिविजुअल लेवल से हम मैक्रो को दिखाने के लिए वो हम कह सकते हैं। तो ये मैक्रो यूनिट की स्टडी करता है। साइज की बात अगर की जाए तो अगर हम सिर्फ अपने झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की अगर बात करेंगे तो ये केवल एक स्टेट हुआ। लेकिन भारत में जितने भी स्टेट हैं उन सब की अगर बात एक साथ की जाए तो हम मैक्रो लेवल पे बात करेंगे। अगर हम सिर्फ भारत की बात करते हैं तो वो व्यक्तिगत होता है। विश्व में जितने भी देश हों उन सब की बात एक साथ करी जाए तो हम इसे कहेंगे कि हम टोटलिटी की बात कर रहे हैं, हम मैक्रो लेवल पे आके बात कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज द स्टडी ऑफ मैक्रो यूनिट्स। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक हमने लिखी है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, इसका मतलब है कि ये होल इकोनॉमी को लेके चलता है। रिलेटेड टू होल इकोनॉमी का मतलब है कि सिर्फ हमारी
और आपकी केवल इंडिविजुअल्स की इकोनॉमी से इसे कोई कंसर्न नहीं होता, ये नेशनल लेवल पे इकोनॉमी को लेके चलता है, ये टोटलिटी को शो करता है। फिर अगली बात जो कही गई है इसमें कैरेक्टरिस्टिक में, वो कहा कि समस्त आर्थिक चर यानी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को दिखाता है। जब हम बात करते हैं माइक्रो की बात करते हैं, व्यष्टि की बात करते हैं, तो वहां पे वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिमांड एक एक कहे तो लोअर लेवल का या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन का। जहां तक हम बात करते हैं माइक्रो लेवल की, तो माइक्रो लेवल में जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे डिमांड हो गया, प्रोडक्शन हो गया, यूटिलिटी जो हो गई, वो सिर्फ एक बंदे की, एक फर्म की बस ऐसे ही रहा करती है। या प्रोडक्शन है तो सिर्फ एक प्रोडक्शन यूनिट की बात होती है उसमें। लेकिन अगर हम इसको मैक्रो लेवल पे डील करेंगे तो ये एग्रीगेट डिमांड को दिखाएगा, कुल मांग, एग्रीगेट सप्लाई, कुल पूर्ति को दिखाएगा। तो इसमें समस्त आर्थिक चर आते हैं यानी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इसके होते हैं। और एक और बात कही गई कि समष्टि उपकरण को लेके चलता है, मतलब मैक्रो टूल्स को लेके चलता है। जब हम व्यष्टि पे आते हैं ना, तो व्यष्टि पे करते क्या थे, माइक्रो टूल्स होते थे हमारे, हम वहां पे डिमांड एंड सप्लाई को हम फोकस करते थे और उससे हम प्राइस को डिटरमाइन किया करते थे। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बेस पे हम प्राइस को लेंगे। अब समझते हैं इसके स्कोप क्या है, इन्हें कहाँ कहाँ दिखाया जा सकता है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीजों की स्टडी करनी होती है, इसके थ्योरीज क्या होंगे। तो सबसे पहले थ्योरी जो है इसकी वो है आय और रोजगार का सिद्धांत, मतलब इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये इनकम नेशनल लेवल का होगा और ये एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट भी जो होगी वो नेशनल लेवल पे होगी। तो जब भी हम मैक्रो लेवल पे आकर के जस्टिफाई करते हैं चीज़ों को, तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल सबसे पहले आता है। इनकी थ्योरी से हम ये चेक क्या करते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या होगा, या अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कौन सा चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट कैसे हम दे सकते हैं। दूसरी बात, सामान्य कीमत स्तर और मुद्रास्फीति का सिद्धांत है ये, मतलब ये जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन को, इसकी थ्योरी को हमें पढ़नी पड़ती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर व्यापार चक्र के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का मतलब ये होता है कि आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद जब मार्केट में लेके आते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं, तो कंज्यूमर उसको परचेज करेगा और परचेज करने के बाद फिर उस प्रोडक्शन यूनिट को, उस प्रोडक्शन सेंटर को जो अर्निंग होगी, जो उसका इनकम होगा, वो फिर से उसको प्रोड्यूस करने बैठेगा। तो ये व्यापार चक्र यानी ट्रेड साइकिल चलता रहा करता है। इसकी थ्योरी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ही देखा करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगली थ्योरी है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये टोटलिटी को लेके चलता है, तो नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें देखा जाता है। फिर हम मैक्रो लेवल पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बात करी कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसको मार्केट तक लेके आना पड़ता है और कंज्यूमर्स तक पहुंचाना पड़ता है। तो जब हम किसी भी प्रोडक्शन को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे तो हम इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और जब इसे हम टोटलिटी पे लेके चलेंगे, नेशनल लेवल पे लेके चलेंगे, तो हम कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बट विथ मेजर कॉन्सेप्ट, मतलब मेजर थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की ओर कि इसका क्या महत्व है। तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई अच्छे से करी जाए तो हमें यह समझ में आएगा कि इसी से सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पे सारा काम जो होता है मैक्रो लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है। तो नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट अपनी होती है या फिर स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट अपनी होती है, वो इन्हीं मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरी को अडॉप्ट करके फॉर्मुलेट करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज को। दैट मीन्स गवर्नमेंट की जो आर्थिक नीतियां हैं उसका निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। दूसरी बात होती है आर्थिक विकास। अगर काफी अच्छे से मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है, यानी कि मैक्रो लेवल पे अगर काफी अच्छे से इकोनॉमिक पॉलिसीज लगाए गए हैं, गवर्नमेंट उसको लगाई है, अडॉप्ट करी जा रही है, तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है काफी बढ़िया से। तीसरी बात है कि अर्थव्यवस्था का समूचा अध्ययन इससे मिल जाता है, टू स्टडी द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी, जैसे अगर इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात अगर कर रहे हो, तो भारत की इकोनॉमी कैसी है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, तो ये जानकारी हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी से ही मिलता है। अगली बात है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में भी ये सहायता करती है।
हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी स्टडी में ये हेल्प करता है। कैसे? माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम अपर लेवल पे लेके जाते हैं, यानी जब हम टोटलिटी में देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें मैक्रो मिलता है। और मैक्रो और माइक्रो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हुआ करते हैं। तो हम अगर स्टडी कर रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हम मैक्रो को छोड़ नहीं सकते, और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो माइक्रो को हम छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं। हमारी जो कंपैरिजन जो चलती है वो इंटरनेशनल हो जाती है। जैसे कहने का मतलब है क्या कि अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू अमेरिका देखें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो वहां से कंपेरेबिलिटी जनरेट होती है और हम कंपेयर कर पाते हैं अपने आप को उस वे तक, उस पिक तक हम अपने आप को कंपेयर कर पाते हैं, और आफ्टर कंपैरिजन जो भी निष्कर्ष निकलते हैं फिर उसके बारे में फिर नई पॉलिसीज बनती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की काफी महत्व हुआ करती है, इसका सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। अब हम बात करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला है, मतलब हम इसमें पढ़ने वाले हैं उन टर्म्स को जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बार बार हम यूज करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है उपभोग वस्तुएं, दैट इज कंजम्पशन गुड्स इन इंग्लिश। उपभोग की वस्तुएं किन्हें कहते हैं? दो बातें होती हैं, एक उत्पाद की वस्तुएं और एक होता है उपभोग की वस्तुएं। उपभोग की वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो कि अंतिम उपभोग के लिए उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है और फिर उसका उपभोग की जाती है, और उसे किसी भी आगे की किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता। अगर हम इसके इंग्लिश को देखें तो कंजम्पशन गुड्स आर दोज विच आर बॉट एंड यूज्ड बाय कंज्यूमर्स फॉर देयर फाइनल कंजम्पशन rather than using them in future production। दैट इज कंजम्पशन गुड्स वो है जो कि फाइनली हम तक पहुंचता है यूज करने के लिए। जैसे कि चावल हम तक पहुंचता है और हम उसे अपने फूडिंग आइटम में यूज किया करते हैं, तो वो चावल पहले उसको प्रोड्यूस किया जाता है। जब वो खेतों में होता है, वो धान होता है, वहां से ला करके जब उसे फ्रेश करते हैं, फ्रेश करके जब बाहर निकालते हैं, तो जो उसका हस्क है, भूसा जो होता है वो अलग हो जाता है और धान से चावल निकलता है जिससे हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। तो ये वो गुड्स है जो कि अब उसके बाद सिर्फ हमारे कंजम्पशन प्रोसेस के लिए वो यूज हुआ। तो फिर हम कंजम्पशन में उसे प्रोसेस कर लेते हैं, बाद में जाकर के चावल हम उसे आगे लेते हैं, अपने फूडिंग आइटम में मिला लिया करते हैं। तो कंजम्पशन गुड्स वो है जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए फिर नहीं आ रहा है और हम उसे फाइनल कंजम्पशन में ले रहे हैं। फाइनल कंजम्पशन मतलब हम तक आने के बाद वो कहीं भी इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में काम नहीं आएगा। अगर कंजम्पशन गुड्स की बात करते हैं, ये दो तरह की होती है, एक ड्यूरेबल और दूसरा नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब वो है जो लंबे समय तक टिकने वाली वस्तुएं होती हैं। इन्हें हम नॉर्मली टिकाऊ वस्तु बोल सकते हैं। इनकी उम्र लंबी होती है और लंबी अवधि के चलते हम काफी समय तक इनका यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज टेलीविजन, फ्रिज, कार, स्कूटर। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज दैट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। These goods have long life and satisfy the consumer wants continuously for a long time or long period। टेलीविजन, फ्रिज, स्कूटर, ये मैंने एग्जांपल्स आपको बताए। दीज आर ड्यूरेबल गुड्स, जो कि टिकाऊ वस्तुएं हैं। और कुछ वस्तुएं जो होती है वो गैर टिकाऊ होती हैं। गैर टिकाऊ का जीवन काल काफी छोटा होता है, और इसका अगर देखा जाए तो पेमेंट भी जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही हुआ करता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऑफ कंजम्पशन लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड। एग्जाम्पल अगर लें तो फूड आइटम्स में सारी चीज आ जाएंगी, फिर सोप आएगा, टूथपेस्ट आएगा, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। मतलब ये गैर टिकाऊ वस्तुएं जो होती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलने वाले नहीं होते हैं। साबुन की ही अगर हम बात करते हैं तो एक साबुन का यूज अगर हम करते हैं वो काफी जल्द खत्म हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग वो नहीं होता है। नेक्स्ट वो है उत्पादक वस्तुएं, प्रोड्यूसर गुड्स। ये वो वस्तुएं होती हैं जो कि फर्म के द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादित करने में प्रयोग की जाती है। अगर फर्म की बात करते हैं तो ये प्रोडक्शन यूनिट होता है जहां पर कि प्रोड्यूसर गुड्स को लेकर के इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम पर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या रॉ मटेरियल भी उसे हम बोल सकते हैं, उसके नाम पर लेकर के हमारी मानवीय आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप में संतुष्ट करने में सहायता प्रदान करे, ऐसी वस्तुओं को हम लोग
बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स आर रेफर्ड, यहाँ इंग्लिश में हम देखें तो प्रोड्यूसर गुड्स आर रेफर्ड टू दोज मटेरियल्स विच आर यूज्ड बाय अ फर्म टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। Thus, producer goods help in satisfying human wants indirectly. प्रोडक्शन प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल है यो प्रोड्यूसर गुड्स कहलाता है। अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स की तो ये भी दो प्रकार की होंगी, एक तो इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहेंगे और दूसरा जो होता है वो होता है कैपिटल गुड्स। तो इंटरमीडिएट हिंदी में कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। अर्धनिर्मित वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। अर्धनिर्मित मतलब सेमी फिनिश्ड। अगर हम बात कर रहे हैं जैसे चाय के पत्तों की बात करते हैं तो चाय की पत्तियां जब उपजाई जाती हैं चाय के बागानों में और वहां से जब वो ला करके और फर्दर प्रोसेस के लिए चाय की पत्तियों का जो हम मार्केट में स्वरूप देखते हैं जो पैकेट में आया करता है वो डायरेक्टली वहां से चाय के बागानों से नहीं आता है, ये प्रोसेस किया जाता है। फिर तो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा? जहां से चाय की पत्तियों को ला करके चाय बनाने वाली फैक्ट्री में डाली गई हो, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, जो कि चाय की पत्तियां वहां पे लाई गई है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। और अगर कॉफी का भी एग्जांपल लेते हैं तो कॉफी के जो सीड्स होते हैं उनको भी उगाने के बाद जब हम फैक्ट्री में लेके आते हैं तो वहां पे ये इंटरमीडिएट गुड्स बन जाते हैं। इसमें कहा कि एक फर्म का ऐसा उत्पाद जिसका अंतिम उपभोग न होकर किसी दूसरी वस्तु उसके उत्पादन की प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता हो। इंग्लिश में देखें, semi-finished goods are termed as intermediate goods, a firm's product that is used as an input into the production process of the same for another rather than being directly available for final consumption is called intermediate goods. तो जिनसे फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड्स को बनाया जाता है वैसे रॉ मटेरियल को, वैसे सेमी फिनिश गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स में लेते हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स उन गुड्स को कहा करते हैं जिनका प्रयोग उपयोग के लिए नहीं किया जाता और हम इन्हें फिर से पुनर्विनियोजित कर सकते हैं। कैपिटल इंडिकेट्स दोज प्रोड्यूसर गुड्स, सॉरी यहाँ पे गोल्ड हो गया है, गुड्स विच आर नॉट यूज्ड फॉर कंजम्पशन बट री इन्वेस्टेड इन द नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। कोई अगर हम मशीन की बात कर रहे हो या उस ग्राइंडर की बात कर रहे हो जिसमें कि ला करके ग्राइंड किया गया होगा रोस्टेड कॉफी सीड्स को। जब हम कॉफी के बीज को रोस्ट करके और ले करके जब ग्राइंडर में उसे दिया जाता है तो ये ग्राइंडर जो होगा इसे हम कहेंगे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में हम सीधा कह सकते हैं इनमें वो मशीन आते हैं जिनका कि उपयोग हम नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में हम उसको यूज भले किया करते हैं। एक और टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक का संबंध एक समय बिंदु या एक निश्चित समय से होता है, जबकि प्रवाह वह मात्रा है जो एक समय अवधि में मापी जाती है। स्टॉक का समय काल नहीं होता जबकि प्रवाह का समय काल होता है। स्टॉक इज रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम while flow is that quantity which is measured for a period of time. Stock has no time dimension while flow has time dimension. तो स्टॉक और फ्लो होता क्या है बेसिकली? स्टॉक का मतलब है जब चीजों को कहीं पे एक जगह पे रख दिया गया हो हम कहते हैं कि वो स्टॉक है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी दुकान की बात करें, रैक में जितने आइटम वहां पे सजा के रखे गए हैं वो सारे स्टॉक कहलाएंगे क्योंकि किसी भी समय बिंदु के लिए या निश्चित समय के लिए हमने उसे रख दिया है। वो अगर एक पूरे काउंटिंग ईयर में ही बिकता रहेगा वो, तो एक निश्चित समय बिंदु या फिर निश्चित समय के लिए वो रखा गया है। लेकिन प्रवाह यानी कि फ्लो वो मात्रा होती है जो कंटिन्यूड रहती है। दैट मीन्स कि वो चलता रहेगा, उसमें कोई भी टाइम की फिक्सेशन नहीं रहेगी। और फ्लो वो मात्रा होती है जिसमें कि फ्लो सही में रहे, दैट मीन्स कि वो चलता रहे। अगर हम इनके डिफरेंसेस को देखते हैं तो स्टॉक के लिए कहता है कि स्टॉक का अर्थ किसी विशेष समय बिंदु पर मांगी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा। यहाँ मिसप्रिंट माफी हो गया है, सॉरी फॉर दैट। मांगी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा। स्टॉक मीन्स द क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल which are measured. Stock means the quantity of
एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान देने वाली बात है पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित विशेष अंतराल के लिए उसको लेते हैं। और स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन, इसके लिए कोई समय का परिमाप नहीं होता है। अगली बात है कि ये एक स्थैतिक अवधारणा है, दैट इज स्टैटिक कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मुद्रा का परिमाण कुछ समय तक वो फिक्स रहता है, धन फिक्स। फिर अगर देखा जाए गेहूं की मात्रा जो गोदाम में रखी गई है, द अमाउंट ऑफ विट स्टोर्ड इन अ गोडाउन, और टंकी में रखा गया पानी, तो वाटर इन रिजर्वियर, ये सारे जो होते हैं वो रिजर्व करके कुछ समय के लिए रखे जाते हैं, इसलिए हम इन्हें स्टॉक में लेते हैं। और अगर हम प्रवाह की बात करते हैं तो प्रवाह आर्थिक चर की वह मात्रा है जिसे किसी विशेष समय अवधि के लिए रखा गया हो या फिर उसके दौरान मापा जाता है। फ्लो इज दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करेगा और यहाँ इसको माप सकते हैं, इसका परिमाप होता है। इट कैन हैज फ्लो हैज टाइम डायमेंशन एज लाइक पर आवर, पर डे, पर ईयर, प्रति घंटा, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, ऐसे माप सकते हैं। स्टॉक को हम लोग पर डे वगैरह में नहीं ले सकते। साथ ही साथ ये गत्यात्मक धारणा है, दैट मीन्स कि ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट में आता है, ये मूविंग ऑन रहता है। जैसे उपभोग, निवेश, आय, नदी में जल, इंग्लिश में कहें तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम, वाटर इन रिवर। जहां तक वाटर इन रिवर की बात करें तो आप देखते हैं कि पानी नदी का है, वो कंटिन्यू रहता है, वो चलता रहता है। ऐसे में देखा जाए स्टॉक की अगर बात करें तो वो फिक्स्ड हो, और जो फ्लो होता है ये डायनेमिक हो, ये चलता रहे, ये वेरिएबल के रूप में काम करेगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि फर्म हो या फिर कोई भी इकोनॉमी हो, जब वो अपने मूल व्यय के सकल विनियोग को अगर दिखाएगा, जिसमें से कि विनियोग का मतलब क्या हुआ, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, आपने कहीं पे पैसे लगाए हैं, चाहे खुद के बिजनेस में लगाए हो या फिर दूसरे के बिजनेस में हम पैसे लगा रहे हो। यदि हम सकल विनियोग से घिसावट या ह्रास घटा दे तो शुद्ध विनियोग प्राप्त होता है। सकल विनियोग कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म और बाय एन इकोनॉमी ऑन प्रोडक्टिव इक्विपमेंट्स। If we deduct the depreciation from gross investment, we get net investment. Gross investment never becomes negative. कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है? जैसा मैंने बताया कि अगर हम कंटिन्यू किसी भी प्रोड्यूसर गुड्स को हम यूज करते हैं, किसी भी मशीन को यूज करते हैं, जो फिक्स एसेट्स हमारा होता है उसको हम यूज करते हैं, तो इसकी वैल्यू कम होती है, उसमें या तो घिसावट होगी या फिर वो एब्सोलेट हो जाएगा, दैट मीन्स वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसी किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में अगर उसके मूल्य में कोई कमी होती है तो हम उसे मूल्य ह्रास या घिसावट या हम डेप्रिसिएशन इंग्लिश में कहते हैं। और जब कभी भी हमें शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट की गणना करनी हो, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है, तो हम इसे ग्रॉस में से लेस कर दिया करते हैं। Depreciation is the reduction in the value of fixed assets that take place in the process of production. Depreciation percentage is calculated on the basis of lifetime of fixed assets. This depreciation amount is a part of business expenses which is deducted from the gross profit to obtain the net profit. मतलब क्या हुआ कि हमें जब भी ग्रॉस से नेट पे जाना हो, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट को निकालना हो, तो हमें डेप्रिसिएशन को वहां पर लेस करना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो डेप्रिसिएशन, अगर किसी एक मशीन को हम खरीद के लेके आ रहे हैं, जैसे जैसे वो मशीन चलती है उसके पार्ट पुर्जे आपस में घिसते रहा करते हैं, तो ये जो घिसावट जो होगी या फिर जो रेगुलर यूज से टीयर एंड वियर जो होगा, टूट फूट उसमें होगा, ये डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, उसकी मीनिंग क्या होती है, थ्योरी क्या होती है इसकी, कौन कौन से इस पे कॉन्सेप्ट्स काम क्या करते हैं और इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या होता है। साथ ही हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में आने वाले कुछ टर्म्स को भी जाना। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।